हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अ, पाठ 5 अक्षरों का महत्व। बच्चों, हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना अक्षरों के हमारा जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसको अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, उसको अक्षर सिखाए जाते हैं, क्योंकि अक्षरों से ही देखिए शब्द बन अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तभी हम हमारे लिए बोलना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, क्योंकि बिना अक्षरों के ज्ञान के हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी जो पुस्तकें हैं वो सारी अक्षरों से बनी हुई है। तरह तरह की पुस्तकें हैं, उनमें तरह तरह के अक्षर हैं, तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। इतनी सारी पुस्तकें छपती है, हजारों की संख्या में रोज पुस्तकें छपती हैं, उनमें तरह तरह के अक्षर होते हैं और हम अक्षरों के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, क्योंकि हम अक्षरों के ही माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, उसको हम पुस्तकों के रूप में लिखते हैं, उनका हम संग्रह करते हैं। तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो ये है बच्चों कि देखिए, पुराने समय के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और आज हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पे हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है
और इसमें 2-3 अरब साल तक तो धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे, क्योंकि हमारी धरती इतनी गर्म थी, इसमें कोई भी जीव जंतुओं का रहना संभव नहीं था। फिर करोड़ों साल बाद जैसे जैसे धरती धीरे धीरे ठंडी होती गई, उसमें जानवरों और वनस्पतियों ने जन्म लिया, उनका राज्य रहा। आदमी इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही आदमी ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो विकास करने लगा। पहले कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। फिर पहले वो जंगलों में घूमता था, कच्चा मांस खाता था, पेड़ पत्तों से अपने शरीर पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढकता था। फिर धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू करा, पत्थरों से जो है उसने औजार बनाना शुरू किया, जिससे वो शिकार करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। इतिहास से पहले, प्रागैतिहासिक बच्चों कहते हैं, इतिहास से पहले का समय मानव ने चित्र के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। जैसे वो दीवारों पर बनाता था पशु पक्षियों के और आदमियों के चित्र बनाता था। इन चित्र संकेतों के बाद उसने भाव संकेत यानी भाव को प्रकट करने वाले चित्र, जैसे एक गोल वृत्त बनाया यानी एक गोला बनाया, उसके चारों तरफ से किरणें जैसी दिखा दी तो वो सूर्य का प्रतीक बन गया। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया और भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर के काफी समय के बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अब देखिए, जैसे ऊपर ये चित्र में दिखाया गया मध्य अमेरिका के ओनजिब्बा आदिवासियों के चित्र। इस तरीके से जैसे ये ऊपर चित्र दिखाए गए हैं, इस तरीके के चित्र लोग बनाया करते थे, उनको समझने के प्रयास किया करते थे कि किस तरीके से क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, वह क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। तो बच्चों, जैसे अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखने लगा। तब से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब लिखी हुई बातें हमको पता लगती है तभी हमको पता चलता है कि इससे पहले कौन हमारे यहाँ राजा हुए, कौन कौन से राजा हुए, कैसे वो लोग जीते थे, किस तरीके की उनकी जीवन शैली थी। तो ये सब हमको इतिहास से ही मालूम होता है ना। इतिहास क्या है? लिखी हुई बातें ही तो इतिहास होती हैं, है ना। तो उससे जो है हमको जो पुराने लेख मिलते हैं उनसे हमको पता चलता है कि हमारा इतिहास कैसा था। अतः हम देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हमें पता नहीं चलता कि पिछले कुछ हजार सालों में जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरीके से रहते थे, यहाँ कौन कौन से राजा हुए, उनका रहन सहन किस प्रकार था। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। और अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिख करके रखना शुरू किया, जिससे एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। लोगों ने एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी ने इस्तेमाल किया। अक्षरों की खोज करने के बाद ही पिछले 6,000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो यह बच्चों जो ये अक्षरों के महत्व का आपका चैप्टर है, इसके लिखने वाले हैं गुणाकर मूले जी, और उन्होंने इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। तो आपने पढ़ा पाठ, आपको अच्छा लगा, तो चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास।
निबंध से। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो बच्चों देखिए, ये है अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि अक्षरों की खोज से ही हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। बिना अक्षरों के ज्ञान के हम प्रगति नहीं कर पाते, यानी उसकी जो हमारी प्रगति करने की जो गति होती है वो कम होती। अब दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसमें देखिए, प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास से पहले, प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पहले, मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की दो तक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। यानी अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने जो उसके भाव थे उनको व्यक्त करने के लिए या तो पशु पक्षी और आदमियों के दीवारों पर चित्र बना दिया करता था, है ना, चित्र संकेतों के द्वारा, और बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, उससे वो अपने भाव को व्यक्त करता था कि दूसरे उसके भाव को समझ सके। जब तक उससे अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब तक वह जो है अपने भावों के द्वारा या चित्रों के द्वारा जो है अपने भावों को व्यक्त करता था। अब तीसरा प्रश्न है आपका, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमी आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अब है बच्चों निबंध से आगे। अभी तक हमने निबंध में से क्वेश्चन आंसर किए, अब है उससे आगे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। यानी कि अक्षरों का तो महत्व है ही हमारे जीवन में, साथ ही ध्वनियों का क्या महत्व है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों ध्वनि होती है। ध्वनियों की संगठित इकाई से ही अक्षर बनते हैं और अक्षरों द्वारा लिखकर हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, और ध्वनियों द्वारा बोलकर। तो अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं या अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षर के समान ही ध्वनि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना तो हम अक्षरों के बिना अपने भाव को व्यक्त कर सकते और ना ही ध्वनियों के बिना। तो दोनों का महत्व जो है बराबर है, अक्षरों का भी उतना ही महत्व है और ध्वनियों का भी उतना ही महत्व है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करूं। तो बच्चों, हमारे जीवन में मौखिक भाषा का बड़ा महत्व है। हम प्रतिदिन अपने व्यवहार में मौखिक भाषा का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। मौखिक भाषा द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा से छोटी बड़ी बात दूसरों तक बताई जाती है, उनको समझाई जाती है, तथा इसमें हर बात लिखकर नहीं बताई जाती है। आपने देखा होगा, आप जब सुबह प्रातःकाल जब आप उठते हैं और सोने तक आप ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ज्यादातर मौखिक भाषा ही। आपकी अगर माता पिता को आपसे कुछ कहना हो, आपके भाई बहनों को कहना, तो हर बात आपको लिख करके नहीं बताई जाती है ना। या आप विद्यालय भी जाते तो शिक्षक भी आपको हर बात लिख करके नहीं बताते, कुछ बात आपसे बोल करके भी बताते हैं। तो हमारे जीवन में मौखिक भाषा का बहुत महत्व है। अब प्रश्न आता है आपका, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ।
देखिए कोई भी अगर कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है तो उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ जाता है कि अमुक खोज को अमुक वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, तो हम उसका आंसर जानते हैं ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए हर खोज के पीछे किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, परंतु अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर मनुष्य जाति के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। यानी एक व्यक्ति का नहीं है, ये अनेक व्यक्तियों की सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। इसकी खोज एक दिन में नहीं हुई, अपितु इसका क्रमिक विकास हुआ। यानी उनको हमने धीरे धीरे जाना, क्रमिक कहते हैं यानी धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से उनको जाना, उसका विकास हुआ। मनुष्य ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे मनुष्य के कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे बनाया गया, वो उसका प्रयोग हुआ, भाषाओं को शब्दों को खोजा गया, उनका विकास हुआ। अब आता है एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इसे ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो बच्चों जैसे लिपि लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो देखिए यहाँ ये नीचे दिखाया गया है कि हिंदी की लिपि देखो क्या है, देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है ना। तो जैसे क्या शानदार दिन है, इसको अलग अलग भाषाओं में, पंजाबी में कैसे लिखेंगे, उड़िया में कैसे लिखेंगे, तेलुगु में कैसे लिखेंगे, उर्दू में कैसे लिखेंगे, बंगला में कैसे लिखेंगे, तमिल में कैसे लिखेंगे, ये वाक्य एक ही है, क्या शानदार दिन है। इसी को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है ना। तो इसमें देखिए अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां हैं, तो उन्हीं लिपि के अनुसार इस वाक्य को लिखा गया है। अब है आपका अनुमान और कल्पना। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो बच्चों देखिए पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास भाषा के विकास का कोई इतिहास नहीं था। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह से बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो बच्चों देखिए अक्षरों के महत्व, जहां हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व है, वहीं अक्षरों के महत्व के साथ ही साथ मनुष्य जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व होता है। गीत, नृत्य मानव समाज की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। नृत्य व खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है तथा ये मनुष्य जीवन को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। गीत, नृत्य और खेलों के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है। तो इनका, गीत का, नृत्य का और आपका संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है। अब है देखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। तो यदि हमारे पास देखिए अक्षर ना होते तो क्या होता, हम हमारे इतिहास को न जान पाते, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते, हमारा विकास तेजी से न होता। और ये हमने कैसे जाना, है ना, क्योंकि क्या है कि हमारे पास जो हमारा इतिहास है वो पुस्तकों के रूप में सुरक्षित है और उनसे हमको मालूम हुआ कि हमारी पुरानी पीढ़ी कैसे थी। ठीक है। तो उनके ज्ञान को हमने अर्जित किया और हमें पता चला कि हमारा पुराना समय कैसे था, वो लोग कैसे जीते थे, किस तरीके की उनकी दिनचर्या होती थी। तो उससे हमने ज्ञान अर्जित किया और हमारा तेजी से विकास हुआ। अब दूसरा है अगर भाषा ना होती तो क्या होता। भाषा ना होती तो मनुष्य एक दूसरे से बात नहीं कर पाता, मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को न समझ पाता। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक होती है। देखिए अगर भाषा नहीं होती तो मैं आपको कैसे समझाती, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कैसे पढ़ाती, है ना। तो यह भाषा हमारे भावों को व्यक्त करने का, विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और इसके बिना जो है हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते, ना तो मैं आपकी बात समझ पाती ना आप मेरी बात समझ पाते, है ना। तो भाषा का होना बहुत जरूरी है। अब आता है भाषा की बात। अब देखिए यहाँ दिया गया अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, यानी अनादि। यह शब्द मूल रूप से
मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर इनका अर्थ समझो। अब देखिए जैसे अनादि काल है, तो काल के साथ हमने अनादि जोड़ दिया। मूल शब्द क्या है? काल है, काल के साथ हमने शुरुआत में अनादि जोड़ दिया तो अनादि काल हो गया। ठीक है, तो जो अनादि शब्द हमारा जुड़ा है ये कहलाता है उपसर्ग। जो शब्द मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ऐसे ही देखिए नीचे कुछ शब्द दिए हैं, हम इनका अर्थ समझेंगे। जैसे असफल, ठीक है, तो ये असफल सफल शब्द के आगे अ जोड़ने से बना है असफल। सफल शब्द में अ जोड़ने से बना असफल, तो अ क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। अ क्या हो गया? हमारा उपसर्ग। इसी तरीके से उचित, उचित उचित शब्द के साथ इसमें क्या जुड़ गया? इसमें भी अनु जुड़ गया, अनुचित है ना, अनुचित, इसमें अनु जुड़ गया। ऐसे परिचित में क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया। अपरिचित, तो इसमें अ प्रत्यय हो, अ उपसर्ग हो गया आपका। अदृश्य, दृश्य, अदृश्य में भी अ जुड़ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये अदृश्य, इसमें ये उपसर्ग उपसर्ग हो गया। ऐसे अनावश्यक, इसमें भी अन आपका उपसर्ग जुड़ गया, तो आवश्यक के आगे जुड़ गया तो अनावश्यक हो गया। अब अनिच्छा, इच्छा के साथ अन लगा दिया हम तो अनिच्छा हो गई, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, के शुरू में जुड़ते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अब आता है आपका प्रश्न। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो बच्चों इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल या आपका साल संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी या 1 किलो जीरा या 1 किलो चीनी, इस तरीके के शब्दों का। अब देखिए यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो जैसे है देखो 3 खीर, तो इसकी जगह देखो खीर किस तरीके से आपको करेंगे, उसको मापेंगे या तोलेंगे, तो कटोरी से तो तोलेंगे ना, तो 3 कटोरी खीर, इस जगह हम भर देंगे कटोरी। अब कपड़ा कैसे नापते हैं? मीटर से नापते हैं, तो 6 मीटर कपड़ा। कॉफी अब काय में पीते हो? प्याले में पीते हो ना, तो 2 प्याला कॉफी। दूध कैसे लेते हो आप? लीटर से लेते हो, तो 1 लीटर दूध। अब जमीन काय में नापते हैं बच्चों? एकड़ में नापते हैं या बीघा में नापते हैं, तो 2 एकड़ जमीन। अब रेत वगैरह जब हम कभी मंगाते हैं तो क्या ट्रक में वो करते हैं ना, तो 1 ट्रक रेत। अब हम अनाज वगैरह खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, तो 5 किलो बाजरा। और तेल वगैरह हो तो चम्मच में, ये लीटर में, तो 3 चम्मच तेल। अब आता है कुछ करने को। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे। तो बच्चों अब जो प्रयोग में लिपि में नहीं रहे हैं वो है आपके र, रव, झ और रा, ये अब आपके प्रयोग में नहीं आते हैं। प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, ये है आपका अ, ख, तथा अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर, तथा उर्दू शब्द के लिए वर्ण के नीचे नुक्ता लगाया जाने लगा है, जैसे इज्जत। ठीक है, अब आपका प्रश्न है लिखित और मौखिक भाषा के हानि और लाभ के बारे में दोस्तों के बीच में चर्चा करो कि लिखित या मौखिक भाषा के क्या क्या हानि और क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए लिखित भाषा लिखी जाती है तथा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसे सीखने में समय लगता है और इसका दैनिक जीवन में बड़ा महत्व होता है। मौखिक भाषा को हम अपने दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसे सीखना सरल होता है। मौखिक भाषा दो व्यक्तियों के बीच भावों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत सरल होती है, लेकिन दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना संभव नहीं होता है।
परंतु आजकल टेप, सीडी आदि इलेक्ट्रिक उपकरणों द्वारा मौखिक भाषा को भी संजोकर रखा जाने लगा है। अब देखिए इसका ऐसा है कि लिखित भाषा जहां हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, मौखिक भाषा को हम नहीं रख सकते हैं। लिखित भाषा को सीखने में ज्यादा समय लगता है, मौखिक भाषा को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है इनके लाभ और हानि है। अब बच्चों देखिए, अक्षर या ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। उनके क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। कुछ चिन्ह होते हैं ना जिनसे कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। तो ये देखिए आपके 4 चित्र दिखाए गए हैं, तो इनमें आपको लिखना है कि जैसे देखिए पहले वाले में बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसका क्या आपका संकेत है। तो इसका संकेत है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। कोई भी वाहन आता है तो उसके लिए देखिए आपने रोड पे लगा हुआ रहता है ना, तो इसमें देखिए बच्चा दिखा रखा है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। उसके बाद देखिए सर्कल दिखाया गया है, तो सर्कल का मतलब गोल चक्कर का संकेत है ना। उसके बाद है देखिए दाएं मुड़ने का संकेत है। अगला आपका बाएं मुड़ने का संकेत है। अब है अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव को लिखो। तो बच्चों आप ये स्वयं करें, अपने शिक्षकों के साथ आप किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में यात्रा करें और उनके अनुभव को आप स्वयं शेयर करें, क्योंकि अनुभव देखिए कहने से नहीं मिलता है। अनुभव उसको कहते हैं जिसको हम स्वयं महसूस करते हैं। जब आप कहीं मूक बधिर बच्चों के बीच जाएंगे, उनको आप देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।